हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज, जो आपके लिए लेके आई हूं आज 11th एंड 12th के लिए एक बेसिक जानकारी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं आपको, चाहे वो 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट, 11th 12th दोनों पढ़ना जरूरी है। तो जो 12th के स्टूडेंट हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने 11th छोड़ दिया तो वो गलत किया, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर पॉलिटिकल साइंस से तो इस बार 70 से 80% क्वेश्चन 12th में पूछे गए हैं, जो 11th के पार्ट थे। तो आज मैं कुछ बेसिक जानकारी लेके आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के विषय में, जो कि क्वेश्चन के तौर पे तो पूछे ही जाते हैं और खासकर आपको भी जानना इसे जरूरी है। तो या तो आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, तो ये कुछ बेसिक जानकारी, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आई हूँ, जो मैं आपको समझाऊंगी। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर उसे लिख भी लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, अभी 1-2 दिन में टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी तो नहीं है। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा और मैं सब कुछ, सारे कंटेंट आपको दे दूंगी। तो क्या कीजिए आप, अब चलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, पहले अंत तक देखिए, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं गंवाना। तो पहला बात है कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान आखिर है क्या? तो राजनीति विज्ञान का तात्पर्य होता है कि किसी भी, राजनीति विज्ञान वैसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी भी राज्य के शासन संबंधित गतिविधियां, जैसे कि आपके राज्य में जो भी है शासक जो आप पे शासन चला रहे हैं, जैसे प्राचीन काल में पहले जब राजा को शासक कहा जाता था, तो वही जो अभी आपके मुख्यमंत्री है, विधायक है, ये जो शासन व्यवस्था आप पे चल रही है, तो वो शासन व्यवस्था, किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था की जानकारी ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था में जो गतिविधियां हो रही हैं वो राजनीति विज्ञान कहलाता है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी राज्य के शासन संबंधित विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत चुनाव ले लिए, कोई कार्य ले लिए, सड़क निर्माण और नल जल योजना, या फिर चुनाव से रिलेटेड कहीं कोई दंगा हो गया तो उसके लिए, अभी जैसे देखिए बंगाल में चुनाव हुआ, तो वो चुनाव किस प्रक्रिया के अंतर्गत आया, किस विज्ञान के अंतर्गत आया? राजनीति विज्ञान। जैसे मान लीजिए इतिहास की कोई प्राचीन काल की वस्तुएं हैं, कोई पुरातत्व है, तो वो इतिहास के अंतर्गत आती है। कोई प्रयोगशाला हो गया, प्रयोग हो गया, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत आप ले आते हैं। तो उसी तरह से राज्य से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, समाज से संबंधित, राज्य से संबंधित, उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या है, आप अपने आसपास की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आसपास को देख के सीखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अब जैसे चुनाव हुआ तो उसमें मतगणना जिसे कहते हैं, मतगणना वही मतदान करने के बाद जो वोट को काउंटिंग होती है। तो मतगणना क्या होता है, किस आधार पे वोट का काउंटिंग किया जाता है, किस आधार पे किसी को उस क्षेत्र का विधायक हो गया, सांसद हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, किस आधार पे व्यक्ति शासन करता है और उसके बाद आपके लिए कार्य करता है। तो इस तरह से ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही पता चलता है। कितने राजनीतिक दल हैं, कौन आपका विपक्षी बनने के योग्य है, विपक्षी बनने के लिए कितने मतदान चाहिए, ये सब जो भी जानकारी होती है ये सब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता। तो आप साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं, राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ये राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब देखिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता है राजतंत्र शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है। एक प्रश्न है, राजतंत्र शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य। सबसे पहले देखिए राजतंत्र के आगे क्या लगा हुआ है, राज का मतलब राज करना, राजा, यानी कि राजा की जो शासन व्यवस्था थी,
राजतंत्र शासन व्यवस्था ये क्या है? तो जब किसी भी देश में शासन की प्रणाली किसी एक व्यक्ति के पास होती है, किसी राजा के पास होती है, जिसका कि निर्वाचन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, इसका चुनाव या निर्वाचन नहीं होगा बल्कि ये अनुवांशिक तौर पर कार्य करता है। यानी कि आज अगर एक व्यक्ति राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। ये नहीं कि कोई तीसरा व्यक्ति गया कहा मुझे राजा बनना, आप मुझे गद्दी पे बिठा दे या मैं खड़ा होऊंगा, जनता मुझे वोट देगी राजा बनने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राजतंत्र शासन व्यवस्था का साफ मतलब है कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें राजा व्यक्तियों के ऊपर शासन करता हो, कोई एक व्यक्ति व्यक्तियों के ऊपर शासन करता हो जिसे राजा कहते हैं, और ये पद अनुवांशिक होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इसके उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ महारानी शासन कर रही है, महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हो गई, ये सब तो महारानी शासन कर रही है। तो ये महारानी का जो बेटा या बेटी होगी वही फिर वहाँ राजा बनेगा, फिर उसके जो बेटा या बेटी होगी वही पर, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां, इस तरह से, तो यानी उसका जो बेटा है वही शासन करेगा। तो ये हो गया राजतंत्र शासन व्यवस्था। तो अब आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राजतंत्र शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है, तो आप डायरेक्ट शब्दों में लिखेंगे कि राजतंत्र शासन व्यवस्था की वैसी प्रणाली है जिसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक राजा आप पे, जनता पे शासन करता है, जिसका ना तो चुनाव होता है और ना ही वो निर्वाचित होता है, बल्कि यह पद अनुवांशिक चलता है, यानी कि राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में राजतंत्र शासन व्यवस्था है, उदाहरण के लिए ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्के हो गए। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है? तानाशाही शासन व्यवस्था, तानाशाह का साफ अर्थ होता है कि वैसा व्यक्ति, जैसे पूरा उदाहरण लेते हैं, पूरा डेफिनेशन बताती हूँ मैं। तो तानाशाही शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, यानी बहुत सारे व्यक्ति ले लिए, व्यक्ति का समूह आप पे शासन करता है, जनता पे शासन करता है। तानाशाही शासन व्यवस्था वैसी व्यवस्था है जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा आप पे शासन की जाती है, जो कि मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से आपके जो विशेष कह लेते हैं कि आपकी जो सुविधा होती है उसको ध्यान में ना रखते हुए शासन करता है, यानी मनमाने ढंग से शासन करता है, वो अपनी मर्जी चलाता है, तो उसे हम तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए जर्मनी, आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, जर्मनी का जो चांसलर हिटलर था, जैसे जर्मनी में हिटलर का शासन था, इटली में मुसोलिनी का शासन था, और अभी वर्तमान में अगर देख लें, जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, और अभी अगर वर्तमान में देखें उत्तरी कोरिया तो जानते ही होंगे, उत्तरी कोरिया में किम जोंग पेपर में आप लोग अक्सर देखे होंगे, न्यूज़ पे भी इसे देखे होंगे। किम जोंग को तानाशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मनमाने ढंग से शासन करता है, वो किसी की नहीं सुनता है, उसका जो मर्जी होगा वही करता है। लेकिन हमारे देश में देख लीजिए, आप अगर किसी प्रकार की पिटीशन देते हैं या फिर अगर आपके कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री मान लीजिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन होता है। लोग कहते हैं, विधानसभा में विपक्षी इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि आपने ये जो कार्य किया है ये गलत है, आप इसे रद्द करें, इससे जनता के जो सुख सुविधा है इसे दिक्कत पहुंच सकती है, जनता के लाभ को हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे में क्या करती है कि सरकार इस जो भी कानून लाती है जो जनता के लाभ में ना हो तो उसे रद्द कर देती है, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, विपक्षी उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, आम जनता आवाज़ उठाए, आंदोलन की। लेकिन तानाशाही शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति आप पे शासन कर रहा है वो अपनी मर्जी से,
ही आप पे शासन करेगा, वो आप उसे कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दादाजी हो गए, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको कहते हैं नहीं नहीं जाना है बाहर, नहीं जाना है, घर में रहना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ये नहीं देखना, तो आप क्या करते हैं, बड़ा तानाशाह, मन में आपके ख्याल आता है कि ये तो एकदम तानाशाह जैसा कर रहे हैं, तानाशाही हो गए, इनकी मर्जी चलती है, हम लोग इनके सामने कुछ कह नहीं सकते, तो वही चीज़ हो गया तानाशाही। तो मान लीजिए आपके लिए अगर 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आ गया कि तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है, तो आप साफ साफ बताएंगे कि तानाशाही शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है, वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जनता पर शासन करता है, वो जनता पर मनमाने ढंग से शासन करता है, यानी उनके कार्यों में जनता की भागीदारी नहीं होती है, इसे ही तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे जर्मनी में ये हिटलर का शासन हो गया, इटली में मुसोलिनी का शासन हो गया, और वर्तमान में उत्तरी कोरिया में किम जोंग का शासन। आपने अगर इतना लिख दिया ना तो आपको 2 में से कोई 0 पॉइंट भी नहीं काटेगा, आपको पूरे 2 में से 2 नंबर एग्जामिनर खुश होके देगा अगर आपने इतना इसमें लिख दिया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनतंत्र प्रजातंत्र शासन व्यवस्था क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनतंत्र प्रजातंत्र शासन व्यवस्था क्या है? ये तीनों एक ही चीज है। लोकतंत्र का मतलब लोक का मतलब लोग, जनतंत्र का मतलब जन का मतलब लोग, प्रजातंत्र का मतलब प्रजा का मतलब लोग, यानी कि लोगों के द्वारा, यहाँ लिखते हो लोग, यानी कि इसमें सारी शक्ति किस पे है, किस में निहित है, लोग में निहित है। आम जो जनता है उसमें सारी शक्ति निहित है। तो इसके डिफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र जनतंत्र या प्रजातंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें समय समय पर चुनाव कराया जाता है, समय समय पर चुनाव कराया जाता है, और चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है वो निर्वाचित होते हैं, और वो जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता की सुख सुविधाओं को संसाधन को देखते हुए जनता के हित में कार्य करते हैं। इसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था, यहाँ चुनाव होती है, आप समय समय पर हर किसी का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक ले लीजिए, सांसद ले लीजिए, मुखिया ले लीजिए, वार्ड कमिश्नर, हर किसी का आप चुनाव करते हैं। जनता जिनकी उम्र भी 18 वर्ष हो गई है वो बूथ पे जाते हैं, वोटिंग करते हैं, और जिसको सबसे अधिक मत मिलता है वो आपके प्रतिनिधि होते हैं, यानी वो निर्वाचित होते हैं और वो आपके लिए काम करते हैं। तो यही हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा डिफिनेशन एक दिए हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया, और डायरेक्ट कभी कभी पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि ये किसका कोट था, ये किसका कथन था। तो इन्होंने अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, यानी जनता के लिए, जनता पर आधारित के लिए और जनता पर आधारित शासन है, आधारित शासन है। यानी कि क्या कह सकते हैं, इन्होंने बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता पर आधारित शासन है। इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है, जनता ही सर्वोच्च होता है, और उनके द्वारा जो चुने गए निर्वाचित जो मेंबर होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो जनता का सेवक होता है। आपने देखा होगा कि चुनाव में सारे नेता हाथ जोड़ के कहते हैं हम तो आपके सेवक हैं, आप हमें चुनिए, हम आपके लिए कार्य करेंगे। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली है, यहाँ सारी शक्ति जनता में नहीं है। तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछ लिया गया कि लोकतंत्र जनतंत्र या प्रजातंत्र किसे कहते हैं, तो आप साफ साफ कहेंगे लोकतंत्र जनतंत्र या प्रजातंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कि समय समय पर जनता द्वारा समय समय पर चुनाव कराया जाता है, जिसमें किसी विशेष प्रतिनिधि को अधिक से अधिक मतों के द्वारा किसी विशेष उम्मीदवार को चयन किया जाता है, जो कि जनता के हित में कार्य करती है, जनता के लाभ में कार्य करती है। इसे ही लोकतंत्र शासन प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे नीचे कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता पर आधारित शासन। जब आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर एकदम पक्के, 2 क्या अगर 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी आएंगे तो इतना में आप
आपने 3 नंबर ले लिया, उसके बाद जो आगे का रहेगा वो आपको लिखना। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ये जो लोकतंत्र है उन्हें डिवाइड किया गया, लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस लोकतंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र होता है जिसमें कि सरकार यानी कि आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार आपकी राय से कानून बनाती है। जैसे उन्हें कोई कानून बनाना हो तो उसमें वो जनता की राय लेती है। मान लीजिए भी जीएसटी एक कानून बना था कुछ दिन पहले, एमएसपी के बारे में कुछ कानून बना, तो आपकी सरकार ने आपसे अगर राय ली हो, आपकी सरकार अगर जनता से कहे कि हाँ आप बताइए कि ये कानून बनाना सही है या नहीं, और जनता ने कहा हाँ ये कानून बनाना सही है, तो सरकार ने बनाई कानून। अगर जनता ने कहा कि नहीं ये कानून बनाना सही नहीं है, तो सरकार ने ये कानून नहीं बनाई। तो वही इसमें है कि जिसमें जनता की राय से कानून बनाया जाता है, जनता की राय से, तो उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। पूरे विश्व में जितने भी 262 प्लस देश हैं उसमें मात्र एक स्विट्जरलैंड ही ऐसा है, स्विट्जरलैंड, जिसमें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, केवल स्विट्जरलैंड में। बाकी सब देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं शाही शासन व्यवस्था। तो इस तरह से अगर लोकतंत्र के मामले में पूछा जाए कि लोकतंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो लोकतंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछा जाता है। और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि पूरे विश्व में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, तो वो स्विट्जरलैंड हो गया। तो ये यहाँ हो गया। अब है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य वैसे शासन प्रणाली से है जिसमें कि सरकार कोई भी कानून बनाने के लिए जनता से राय नहीं लेती है, आपसे राय नहीं लेगी कानून बनाने के लिए, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि जनता जो प्रतिनिधि को चुनती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के राय से कानून बनाती है। जैसे आपने अपने विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक को चुन लिया, ठीक, आप सबने मिलकर चुन लिया विधायक को, और विधायक विधानसभा क्षेत्र में बैठता है। तो अब आपके मुख्यमंत्री को कोई कानून बनाना होगा तो आपसे डायरेक्ट आके नहीं पूछेगी कि बताइए कानून सही है कि नहीं, वो आपके विधायक से पूछेगी, और आपके जो विधायक है वो आपके हित को ध्यान में रखते हुए वहाँ कहेंगे कि हाँ ये कानून आपके लिए ज़रूरी है, तो वो बनाएंगे। अगर कहेंगे नहीं ये कानून ज़रूरी नहीं है तो नहीं बनाएंगे। यानी कि मुख्यमंत्री का आपसे डायरेक्ट संपर्क नहीं है, वो आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से ही आपके हित को ध्यान में रख के कानून बनाएगी। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो उदाहरण के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत भी है, अमेरिका भी है, अन्य भी सारे देश है जहाँ की अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट लिख देंगे इसे। अब चलिए देखते हैं कि ये हो गया लोकतंत्र के प्रकार। अब है लोकतंत्र और गणतंत्र शासन प्रणाली में क्या अंतर है। तो देखिए लोकतंत्र और गणतंत्र शासन प्रणाली में क्या अंतर है। लोकतंत्र की तो परिभाषा मैंने आपको अभी बताई कि लोकतंत्र क्या है। अब देखिए इसका अगर अंतर पूछेगा तो आप साफ साफ लिखेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र शासन प्रणाली में यह अंतर है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो शासन का प्रधान होता है, यानी राजा जो होता है, प्रधान जो होता है, वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री होता है, जहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। प्रधानमंत्री में ही सारी शक्तियाँ निहित होती है, प्रधानमंत्री के अलावा वहाँ कोई सर्वोच्च नहीं होता है, यानी वास्तविक प्रधान। तो इसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। और गणतंत्र शासन व्यवस्था में क्या होता है कि शासन का वास्तविक प्रधान के अलावा एक राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। राष्ट्राध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो उसे यानी कि प्रधानमंत्री विद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ जब राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा तो उसे गणतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे, और जब सिर्फ ये प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो इसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहेंगे। तो इसमें अगर अंतर पूछेगा तो आप साफ साफ लिखिएगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था और गणतंत्र शासन व्यवस्था में प्रमुख अंतर यह है कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियाँ यानी शासन का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता
होता है तो उसे लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। जबकि जिस स्थान पर, जिस देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष यानी वास्तविक प्रधान के साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है तो उसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में ले लीजिए, भारत में प्रधानमंत्री भी है नरेंद्र मोदी जी और अभी राष्ट्रपति भी है जो, तो ये हो गया। उसके बाद अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका में भी यही व्यवस्था है, राष्ट्रपति ही प्रधान है शासन का। तो इस तरह से ये हो गया लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। अब है चुनाव किसे कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है चुनाव किसे कहते हैं। आपने इतना बार सुना चुनाव होता है, चुनाव होता है, आखिर ये चुनाव है क्या? तो चुनाव का तात्पर्य है, चुनाव का तात्पर्य वैसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल, आप जानते होंगे कि राजनीतिक दल विभिन्न है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अभी ममता बनर्जी उधर पार्टी जो हो गई तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सब जितने भी पार्टियां, जो भी पार्टियां, तो इस तरह से जब राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार, राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार, यानी मान लीजिए बीजेपी राजनीतिक दल है एक, बीजेपी, और उसने कहीं अमित शाह को खड़ा कर दिया, तो ये जो उम्मीदवार हो गए, तो राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को जनता बहुमत के द्वारा चुनती है, जनता उनको वोट देती है, वोट के द्वारा जब चुनती है और वो जनता के हित में कार्य करते हैं तो इस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, इस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। तो आप साफ साफ डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि चुनाव किसे कहते हैं। तो चुनाव वैसी व्यवस्था है जिसमें कि जनता, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार को जनता अधिक से अधिक बहुमत देकर खुद के लिए चुनती है, निर्वाचित करती है और वो सरकार का निर्माण करते हैं। यही उम्मीदवार सरकार का निर्माण करते हैं जो जनता के हित में कार्य करती है। तो इस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, इस प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। ऐसा अगर आपने साफ साफ इस तरह का डिफिनेशन लिख दिया, आप वीडियो को रोक रोक के उसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने साफ साफ ऐसा लिख दिया तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे और मेरा यही मकसद है कि मैं आपको फुल में फुल मार्क्स दिलाऊं। तो आपको भी यही करना है, इन्हें समझना है। अगर एक बार में समझ में नहीं, वैसे तो मैंने इतने उदाहरण दिए कि आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार में समझ में नहीं आया, आप दूसरी बार सुनिए, पर ध्यान से सुनना और समझना है क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अगले वीडियो में मैं क्या बताऊंगी, मैं गुप्त मतदान प्रणाली के बारे में बताऊंगी, उसके बाद संविधान के बारे में बताऊंगी। संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका गठन कैसे हुआ, इसमें क्या शक्ति है, क्योंकि ये आपका चैप्टर है और चैप्टर के अलावा ये 12th के बोर्ड के एग्जाम में एकदम 100% आते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में। तो मैं यहाँ बताने के बाद, उसके बाद संविधान बताने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट जो होंगे कराऊंगी। तो ये 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं कंबाइंड लेके आई। तो चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए, अभी पैंडेमिक का टाइम है, सुरक्षित रहिए। चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।